तो हमें पता होगा कि कैसे लोग हैं जो हमारी बच्चियों हमारे बच्चों को मिलते हैं, डेली का इंटरेक्शन है, और वो किस तरह से उनके मुख्तलिफ इस तरह के जो इक़दामात हैं उनका निशाना बन सकते। ख़ास तौर पर जो हमारी अक्सरियती बरादरी है वो जब हमारे मोहल्लेदार होते हैं, हमारे मिलने वाले होते हैं, तो वो हमारी बच्चियों को इस तरह से फोर्स्ड मैरिज के जो है उसमें झांसे में कई बार कच्चे जहन हैं, उनको झांसा देकर उनको वर्गला कर अपने साथ दोस्ती करने पर पहले आमादा करते हैं, और उसके बाद एब्डक्शन के केसेस। इसके लिए भी मैं सबसे पहले अपनी कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इर्द गिर्द जो है वो हालात पर नज़र रखें, अपनी आंखें खुली रखें, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से मिलने वालों पर नज़र रखें। और ख़ास तौर पर मैं अपनी यूथ को आज एड्रेस करना चाहूँगी। किसी भी कौम की जो सरफराजी है और उसकी स्ट्रेंथ है वो एजुकेशन से स्टार्ट होती है। जी नाजरीन, मैं आपकी होस्ट नादिया हमीद, एडवोकेट हाई कोर्ट, नेशनल टीवी के प्रोग्राम कानून क्या कहता है में हाज़िर खिदमत है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसमें ख़वातीन से रिलेटेड जो पाकिस्तान में राइज कवानीन हैं उनके मुतालिक प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि कौन कौन से कवानीन जो है कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और आज के टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान हमने मदऊ किए हैं वो है मैडम किरण अफजाल साहिबा, जो कि वकालत के शोबे से अरसा 11 साल से मुंसलिक हैं और एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। आइए नाजरीन उनसे बात करते हैं। जी मैडम, हम आपको अपने प्रोग्राम कानून क्या कहता है में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ नेशनल न्यूज़ की कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया इस बहुत ही हसास और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए, और आपकी भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने पर्सनली मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। थैंक यू। जी मैडम, जिस तरह के हमारा टॉपिक है ख़वातीन और पाकिस्तान में राइज कवानीन, तो ये टॉपिक नाम से ही ज़ाहिर होता है कि इसमें हम ख़वातीन से रिलेटेड ही कवानीन को डिस्कस करेंगे। और आज का जो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है कि आजकल ख़वातीन के लिए कौन से ऐसे कवानीन हैं जो पाकिस्तान में प्रॉपर राइज हैं, जो उनको इनकी तहफ़्फ़ुज़ उनको फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत से कवानीन जो हैं वो राइज हैं। सबसे पहले तो जो हमारा आईन पाकिस्तान है वो सेक्शन 25 के तहत ख़वातीन को और बिलखसूस तमाम शहरियों को मसावी हकूक़ का जो है वो हक़ देता है। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे कवानीन हैं, जैसे विमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन को डील करने वाला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी राइट्स को डील करने के लिए सक्सेशन एक्ट है, जिसमें सेक्शन 36 जो है वो बिलखसूस जो अक़लियती ख़वातीन हैं उनके हक़ की बात करता है। इसके साथ साथ जो वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट मौजूद है, जो कि अरसा दराज से एक डिमांड थी और वो अब इस वक्त राइज है। इस कानून के तहत जो है वो ऐसी ख़वातीन और तमाम मर्दों ख़वातीन जो कि हरासा किए जाते हैं अपनी वर्क प्लेस पर, उनको ये हक़ हासिल होता है कि वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म को, जो कि उस कानून में बताया गया है, जो कि एक इंक्वायरी कमेटी है, सबसे पहले जिस भी अदारे में वो काम कर रहे हैं उसके इंक्वायरी कमेटी के पास कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं। इसके अलावा अगर वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो एक ख़ास मुद्दत के तहत उस हरासानी के मामले को हल नहीं करती, तो उसके बाद मुहतसिब का जो प्लेटफॉर्म है वो मौजूद होता है। इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो हमें तमाम वायलेंस के फॉर्म्स, जिसमें जहनी तशद्दुद है, जिसमें जिस्मानी तशद्दुद है, जिसमें इवन के जो हमारा इकनॉमिक वायलेंस है, वो ख़वातीन जिनको उनके हाउस होल्ड लेवल पर उनके शौहर की तरफ से पैसे या किसी और जो इकनॉमिक ज़राए हैं उनकी तरफ से जो है उनको महरूम कर दिया जाता है। तो ये तमाम वायलेंस की अशकाल जो हैं वो हमारे घरों में मौजूद है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऐसी ख़वातीन को भी जो है वो एज देता है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी राइट से मुतल्लिक़ कवानीन मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे जो सक्सेशन एक्ट है उसका सेक्शन 36 जो है वो अक़लियती ख़वातीन को हक़ फ़राहम करता है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो विरासत है, उसमें अपने हक़ को जो है वो जायज़ तौर पर मांग सकें। जी मैडम, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे कवानीन जो है जो मौजूद हैं जो कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि डोमेस्टिक वर्कर एक्ट है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस
के ऊपर भी एक्ट बना हुआ है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस, यहाँ पे घर में जो बैठी खवातीन है या काम पे बैठी खवातीन है जो काम कर रही है, तशद्दुद जो किया जाता है वहाँ पे, उससे तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए बनाया गया है। इनहेरिटेंस एक्ट जिस तरह बताया आपने, वो विरासत के कवानीन हैं जो कि औरत को मुख्तलिफ जगहों पे, यानी वो अक़लियती हों या मेजॉरिटी हों, यानी उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ फराम किया गया कि उनको उनकी विरासत से महरूम नहीं किया जाएगा। और साथ साथ आपने हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस जो जिक्र किया, वो उन ख़वातीन के लिए जो किसी इदारे के अंदर काम करती है और वहाँ पे उनको हरासा किया जाता है और उनका फिज़िकली या यानी जिस्मानी तौर पर या उसको ज़हनी तौर पर उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, वो किसी फ़िक्रे से या कोई ऐसे अल्फाज जो उसके नागवार गुजरे और उसकी ज़ात को डायरेक्टली टारगेट करे। तो ऐसे कवानीन जो है वो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ अदवार के अंदर राइट्स भी किए हैं और उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज भी हो रही है कोर्ट्स के अंदर। और इसके अलावा हमारे यूएनओ के मेंबर होने के नाते हमें बहुत सारी ट्रीटीज़ हमने साइन की हुई हैं उनके साथ, ताकि ख़वातीन और बच्चों से रिलेटेड कवानीन जो साजी हो रही है, और साथ में वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहे हैं ताकि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराम करके और उनको स्किल्ड बेस पे तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए और उनको एम्पावर किया जाए, यानी उनको खुद पैसे कमाने की वो जो सहूलियात है प्रोवाइड की जाए, मुहैया की जा सके। मैडम, अभी हम मुख्तलिफ कवानीन की थोड़ा सा नाम लिया और उसको डिस्कस किया, गो कि ये टॉपिक बहुत लेंथी भी है और इसको सारे कवानीन को हम डिस्क्राइब करना यानी उनके ऊपर बहस करना या उनको फ़र्दन बताना तो अभी तो नहीं होगी, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इसको स्टार्ट ही किया है जी। आगे अब जैसे हम बात करते हैं बेसिकली मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक नया टॉपिक जो मिलता है और आए दिन हमें एक फोर्स कन्वर्जन की शक्ल में बहुत सारे मुकदमात आते हैं। अभी गो के अब 1 महीना हुआ, नया साल गुजरे हुए और 5 से 6 केसेस जो है वो रिपोर्टेड हो चुके हुए हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि ये फोर्स मैरिज और फोर्स कन्वर्जन ये क्या चीज़ें हैं, ताकि वो दोनों चीज़ों का डिफरेंस पता कर सके और जो जिन फैमिलीज़ के साथ ये इशू हो रहे हैं उनको वो किस तरह अपने आप को और अपनी बच्चियों को बचा सके। सबसे पहले तो जो फोर्स कन्वर्जन है और फोर्स मैरिजेस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी बच्ची, कोई भी ऐसी लड़की, कोई भी ऐसा लड़का जो जिसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और उसकी फ़ैमिली की मर्ज़ी, उसका जो लीगल गार्डियन है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर उसको तब्दीली मज़हब की तरफ लेकर जाया जाता है या उसको निकाह की जो है वो उसकी सूरत में उसको पाबंद किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारे पाकिस्तान में, बिलखसूस अक़लियतों को और हर सूबे में मुख्तलिफ़ अक़लियतों को फोर्स्ड मैरिजेज़ और फोर्स्ड कन्वर्जन का इस वक्त सामना है। और अगर मैं कहूँ तो इस वक्त ये एक एमरजेंसी की सूरत हाल है कि फोर्स्ड जो कन्वर्जन्स हैं उसके लिए मैरिज को एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है और उसको जस्टिफाई करने के लिए सोसाइटी के सामने जो है वो रखने के लिए, और इसमें ख़ास तौर पर जो माइनर गर्ल्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनके साथ शादी की जाती है और उसको जस्टिफाई करने के लिए एज अ टूल इसको यूज़ किया जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा। पंजाब में ख़ास तौर पर जो हमारी मसीही बरादरी है उनकी ख़वातीन जो हैं वो इस चीज़ का निशाना बन रही हैं, और सिंध में हिंदू बरादरी की जो बच्चियां हैं और दूसरी जो अक़लियती इक़साम हैं जिसमें दलित ख़वातीन हैं और हिंदू की जो लोअर कास्ट है वो इसका शिकार हो रही है। जहाँ तक है पेरेंट्स की बात, तो पेरेंट्स और फैमिलीज़ जो हैं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, अपने मिलने वालों को जो है वो देखें कि वो किस तरह के लोगों को अपनी फैमिली में वेलकम कह रहे हैं। हमारा जब इर्द गिर्द के लोगों के साथ मिलना जुलना हम मॉनिटर करेंगे तो हमें पता होगा कि कैसे लोग हैं जो हमारी बच्चियों हमारे बच्चों को मिलते हैं, डेली का इंटरेक्शन है और वो किस तरह से उनके मुख्तलिफ इस तरह के जो इक़दामात हैं उनका निशाना बन सकती है। तो ख़ास तौर पर जो हमारी अक्सरियती बरादरी है वो जब हमारे मोहल्लेदार होते हैं, हमारे मिलने वाले होते हैं, तो वो हमारी बच्चियों को इस तरह से फोर्स्ड मैरिज के जो है उसमें झांसे में, कई बार कच्चे जहन हैं, उनको झांसा देकर उनको वर्गला कर अपने साथ दोस्ती करने पर पहले आमादा करते हैं
और उसके बाद एब्डक्शन के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद जब बच्ची रिकवर होती है तो बच्ची को बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और वो बच्ची बयान दे देती है कि जी मेरी तो अपनी मर्ज़ी से, जबकि एक माइनर बच्ची अपने लीगल गार्डियन की मर्ज़ी के बगैर जो है वो शादी जैसे हसास मामले को बिल्कुल भी जो है उसके लिए फ़ैसला नहीं कर सकती। तो हमें बड़ा इसको हसास तरीके से, बहुत एहतियात के साथ इन मामलात को देखना होगा कि एक माइनर बच्ची, एक छोटी बच्ची जो कि कम उम्र है, और कानून जो है वो ये कहता है कि 16 साल जनरली अक्सरती जो हमारी आबादी है, और हमारी जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन अक़लियतें हैं उसमें 18 साल की जो बच्ची है वो उससे कम उम्र की बच्ची कैसे अपने लिए एक शादी जैसा अहम जो है वो फ़ैसला ले सकती है। तो ये फोर्स्ड मैरिज और फोर्स जी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एज क्या है एक लड़की की शादी की, एक बच्चे की। तो सबसे पहले जैसे आपने बताया कि अगर हम जनरली देखा जाए या आमतौर पे जो कानून के मुताबिक है वो जिसको लड़की को बालिग समझा जाएगा वो 16 साल की है, और अगर हम क्रिश्चियन खवातीन की बात करें तो वो है 18 साल की। हमारा कानून जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है उसके मुताबिक 18 साल की जो लड़की है उसकी शादी होगी। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि 18 साल या 16 साल जो है वो मुख्तलिफ कवानीन के अंदर डेट जो है डिफरेंट दी गई है, मुख्तलिफ है। तो हमें हमारे फैमिलीज़ को और इर्द गिर्द वाले को ये ध्यान करना चाहिए कि अगर आपकी बच्ची को कोई ले जाता है अगवा करके या उसको बेला फुसला कर, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का पैदा होते ही बनवा लें, ताकि आपको इस तरह का अगर फ्यूचर में कोई मुश्किल आए तो वो उसका कवर हो सके, वो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हो। दूसरा, आपका काम बनता है कि अगर बच्ची चली गई है या उसको कोई ले गया है तो सबसे पहले उसके अगेंस्ट एक FIR दर्ज करवाई जाए कि इस तरह एक इशू हो गया है, और फिर ये चीज़ें जो है उसको सपोर्ट करेंगी। आगे बात हो रही थी कि वो फोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिज। फोर्स कन्वर्जन जो है वो बेसिकली तो बच्ची को अगवा करके उसका जिस्मानी फ़ायदा उठाया जाता है, बाद में उसको शादी का और मज़हब की आड़ में रख के उसको कवर कर दिया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद भी विजिलेंट रहें, अपनी आंखें खोले रखें और अपने घर में आने जाने वाले लोगों को उसका ख्याल रखें। मैडम, हम बात कर रहे थे कि फोर्स कन्वर्जन और इसके अलावा हमने देखा कि अक़लियतों के साथ बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप ये मुझे बताइए कि वकालत के अंदर या जुडिशरी के अंदर या हमारे इस लीगल सिस्टम के अंदर क्या ख़वातीन को उसी तरीके से राइट हासिल है जिस तरह मर्द को है? क्योंकि अभी रिसेंटली एक सबके लिए उसके ऊपर डिबेट भी हुई, बहुत लंबी चौड़ी बहस के बाद हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली फीमेल जज भी अपॉइंट हुई। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती हैं फीमेल यहाँ पे भी? जी बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन लॉयर्स और जजेस जो हैं उनके लिए एवेन्यूज़ मौजूद होने के बावजूद उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना होता है, और वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रोफेशनल नौयत की है। उनको प्रेजुडिस का सामना करना पड़ता है, उनके लिए जजमेंटल हुआ जाता है कि ये ख़वातीन हैं और ये केसेस को अच्छे से हैंडल नहीं करेंगी, और जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको जो है वो सेंसिटाइजेशन मौजूद नहीं है, और उनको जो है वो दूसरी जो है वो निगाह से देखा जाता है और उनकी क्वालिफ़िकेशन या उनकी कॉम्पिटेंसी को क्वेश्चन किया जाता है। इसके साथ साथ अभी बहुत ही साजगार माहौल है। हमारे पास अभी फर्स्ट फीमेल जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी हैं, और उनके लिए मेरा ख्याल है जो माहौल बनाने वाले, उनके लिए कंडूसिव एनवायरनमेंट बनाने वाले हमारे अपने कॉलीग्स हैं जो कि मेल जजेस हैं, और सिस्टम है मौजूद। तो ये मेरा ख्याल है हमारे लिए बड़ी राहें खोल रहा है कि जो फीमेल जजेस हैं दे आर कॉम्पिटेंट, दे आर क्वालिफाइड और दे कैन बीट एनीवन, और ये हमारे पास एक नई राह खुल चुकी है। और इसी तरह मैं तमाम हमारी जो कम्युनिटी की ख़वातीन हैं उनको भी ये साथ साथ कहूँगी कि वो तालीम हासिल करें, इन शोबों में आएँ, और उसके साथ साथ जो हैं वो जजेस बने, कोर्ट्स में आएँ, प्रैक्टिस करें, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ करें और अपने आप को साबित करें। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे जजेस का, वो एक ख़ास मकदार है, फिर वो सारी उनकी एक तादाद जो है, यानी इसके लिए आप मुझे क्या हमारे मुख्तलिफ तबका हयात में यानी गवर्नमेंट इदारों में, नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में, क्या इसके लिए कोई
कोटा मुख्तस है कि इतने परसेंटेज पे फीमेल्स की नुमाइंदगी होगी या नहीं होगी? जी जी बिल्कुल। असेंबलीज़ के लेवल पर जो है वो 33% जनरली कोटा जो है वो ख़वातीन के लिए मौजूद है, और ख़वातीन उस पर जो है वो रिज़र्व्ड सीट्स के नतीजे में आती हैं, जिनका इलेक्शन नहीं होता लेकिन वो सिलेक्शन के नतीजे में आती हैं। और ये वो ख़वातीन हैं जो कि अपनी पार्टी में सरगर्म होती हैं, काम करने वाली होती हैं। मेरा ख्याल है ये भी एक प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है कि ख़वातीन पॉलिटिकल रेस में आएँ, पॉलिटिकल प्रोफेशन में आएँ और आकर अपनी आबादी की नुमाइंदगी करें। अगर वो अपनी नुमाइंदगी अच्छे से करेंगी तो तभी वो उनके राइट्स के लिए जो है वो वहाँ पर बात कर सकेंगी। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि 33% जो है वो गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है। हमारे आइन के अंदर बहुत वाज़ा तौर पर लिखा गया कि ये भी 18वीं तरमीम के बाद ही फ़ीमेल को 33% हिस्सा दिया गया था। और साथ साथ अभी जो है खुश आइन है कि हर डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी, यानी जहाँ पे आप मेल स्टाफ हायर करें वहाँ पे आपको फ़ीमेल्स भी इस तनासुब से करनी चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट पे होगा। और साथ में जब हम बात कर रहे थे नेशनल असम्बली की, तो वहाँ पे हम मैंने जो आपकी भी ऑब्जर्वेशन में होगा कि टोटल जो जनरल ख़वातीन है वो 33% यानी 60 सीट्स बनती हैं, और उसमें से 10% जो कि 6 सीटें बनती हैं वो मिनॉरिटी फीमेल्स को भी दी गई हुई हैं। तो हम दुआ गो हैं कि आइंदा फ्यूचर में हम एक अच्छी तादाद देखेंगे कि ये 33 से 40 तक आएंगे, जैसे कि हमारे सेंसस के अंदर आता है कि ख़वातीन जो है वो मर्दों से ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में इस पे कानून साजी होनी चाहिए कि जहाँ पे आपके आबादी में तनासिब फ़ीमेल का है उसके मुताबिक इनकी सीटें जो हैं वो तयन की जाए। मैडम मैं आज चलते चलते एक लास्ट आपसे क्वेश्चन करूँगी कि क्या कवानीन के अंदर या पाकिस्तान में जो कवानीन राइज हैं वहाँ पे ख़वातीन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन है कवानीन के मामले में भी, इनकी इम्प्लीमेंटेशन में भी? बिल्कुल। कवानीन देखें मौजूद हैं, कवानीन ख़वातीन को हकूक़ देने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन मौजूद हैं। देखें कवानीन को इम्प्लीमेंट किन लोगों ने करना है, अदारों ने करना है, समाज ने करना है। और जब हमारा मुआशरा पहली बात उन कवानीन से वाकिफ़ नहीं होगा, उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन से वाकिफ़ नहीं होगा, तो वो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट कर देता है ख़वातीन को उनके हक़ के हवाले से। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम डोमेस्टिक वायलेंस का जो है वो एक्ट ले लेते हैं। कोई भी ऐसी खातून जिसको अपने घर में वायलेंस का जो वो शिकार होती है, चाहे वो फ़िज़िकल है, मेंटल है, या इसके साथ साथ इकनॉमिक वायलेंस है, और भी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं जो ख़वातीन अपने घरों में फ़ेस कर रही हैं, किसी भी थाने में जब वो इसको रिपोर्ट करने जाती है, अब हमारे पास कानून मौजूद है, तो वो पुलिस ऑफिसर जो कि इस एक्ट को नहीं जानता, वो रेफरल जो इस एक्ट को नहीं जानता, चाहे वो मेडिको लीगल का है बंदा, चाहे वो कोई और स्टाफ है, चाहे वो साइकोलॉजिकल उसको सपोर्ट देने वाला स्टाफ है, तो वो अगर इस एक्ट को नहीं जानता तो वो उसको इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट करता है, वो उसको डिस्करेज करता है, और वो उसको सोसाइटी के, उसके ख़ानदान के जो है वो रेफरेंसेस दे दे के उसको डिस्करेज करता है कि तुम इस कंप्लेंट के लिए मत जाओ। यानी तो आप कहना चाह रही हैं कि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, वो के कवानीन बन चुके हुए हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में नेशनल टीवी का जो प्रोग्राम है कानून क्या कहता है, ये भी इस ज़िम्रे में अपना किरदार अदा कर रहा है। और आप जैसे जो लॉयर्स हैं और दूसरे हमारे पास मेंबर्स हैं, वो आके मुख्तलिफ औक़ात के अंदर इस अवेयरनेस के प्रोग्राम को बेहतर तरीके से पहुंचाने में हमारी मदद भी कर रहे हैं। तो मैं प्रोग्राम का इसी नोट के ऊपर इख्तिताम भी करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक छोटा सा मैसेज जो हमारे देखने वाले नाजरीन और ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं उनको दे दें। बिल्कुल, मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम में हमारे देखने वाले, सुनने वाले लोगों को यही कहना चाहूँगी कि कोई भी मामला आपके घर का नहीं है अगर उसमें किसी किस्म का जुर्म जो है वो इन्वॉल्व है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है। जनरली हम हस्बैंड और वाइफ का जो मामला है उसको हम घर का मामला समझते हैं, लेकिन अगर वो जुर्म की नौयत इख्तियार कर चुका है, वो बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन जो है वो ट्रीटमेंट का शिकार हो चुके हैं, तो आपको सबसे पहले कंप्लेंट दर्ज करनी है। इसके साथ साथ हमने बहुत ही अहम मौजू डिस्कस किया है, फोर्स्ड कन्वर्जन और फोर्स्ड जो अबडक्शन और मैरिज है। इसके लिए भी मैं सबसे पहले अपनी कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट करूँगी
कि वो इर्द गिर्द जो है वो हालात पर नज़र रखें, अपनी आंखें खुली रखें, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से मिलने वालों पर नज़र रखें और बच्चों को फोर्स ना करें अगर वो किसी से मिलने के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं। और ख़ास तौर पर मैं अपनी यूथ को आज एड्रेस करना चाहूँगी, किसी भी कौम की जो सरफराजी है और उसकी स्ट्रेंथ है वो एजुकेशन से स्टार्ट होती है। तो आप एजुकेशन हासिल करें, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को मनवाएं और उस एम्प्लॉयमेंट में अपने आप को साबित करें और फिर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें और अपनी कम्युनिटी और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें। थैंक यू मैडम, आपने अपने कीमती वक्त में से आज वक्त निकाला और हमारे नाजरीन को बहुत ही मुफीद मालूमात जो है फराहम की। जी नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।